हेलो एवरीवन। आज हम लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद साइंस नहीं बल्कि इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, और इंग्लिश में भी एक ऐसा चैप्टर जिसका मैं अभी हेडिंग लिखूं तो आप शायद वीडियो स्किप करने के फिराक में लग जाओ। आप सोचो इसमें क्या सीखने लायक है, ये तो आता ही है। लेकिन अगर आपने हमारी कुछ पहले की वीडियोस देखी हो जैसे नाउन, तो आपको पता होगा कि एक छोटे सा टॉपिक के अंदर भी काफ़ी डीप चीज़ें होती हैं। लाइक नाउन में नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर, काफ़ी डीप नॉलेज है जो उनमें छिपे हुए होते हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। तो ठीक वैसे ही आज हम लोग टेंस पे चलेंगे। टेंस पे ये पहला वीडियो, जो भी ट्रेडिशनल वे है या जो भी मॉडर्न वे है जिसे टेंस को डिस्कस किया गया है, बताया गया है, जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो सभी चीज़ें डिस्कस होंगी। आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना टॉपिक, जो कि है टेंस। टेंस अब जब बुक्स पढ़ते हो ना, कहीं भी किसी भी इंग्लिश ग्रामर की कोई बुक पढ़ोगे तो आप जनरली सिर्फ टेंस नाम का कोई चैप्टर नहीं देखोगे। आप जो चैप्टर का नाम देखोगे वो होता है टाइम एंड टेंस। जो चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस। अब देखिए, टाइम के बारे में हमें पता है। कोई भी आपसे पूछा व्हाट इज टाइम, आप जानते हो टाइम का मतलब होता है समय, वक्त। कोई पूछो टेंस क्या होता है, हम लोग फटाक से बोलते हैं काल। टेंस का मतलब होता है काल। टाइम मतलब समय, टेंस मतलब काल। थोड़ा और डीपली जाते हैं, काल का मतलब क्या होता है। तो जब आप जानने लगोगे डीप डीप डीप, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं काल का मतलब भी तो समय होता है। स्टूडेंट्स यहां पे आके कंफ्यूज होते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर टाइम एंड टेंस देने का जरूरत क्या, समय और समय, काल और काल। कोई लॉजिक नहीं बनता इस बात का ना। आखिर हम क्यों देंगे ऐसा नाम। एक ही वर्ड के दो सिनोनिम्स लिख दें, क्या हो जाएगा उससे। तो ऐसा नहीं है। टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस है, एक छोटा सा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है ना कि टाइम जो है, समय जो है, ये कुछ भी है। मतलब ये हर वक्त की बात है। अभी जो हो रहा है, आगे जो होगा, जो वक्त आएगा, वो सब। लेकिन टेंस, टेंस वो स्पेसिफिक टाइम है। हम लोग उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जब हम लोग टेंस का नाम ले रहे हैं, जब किसी एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, जब एक एक्शन वर्ड वर्ब बन के आ रहा है। एक्शन वर्ड वर्ब बन के आ जाए यानी कि एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तभी वो टेंस है। कोई काम हो रहा है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस वक्त पे हम लोग कर रहे हैं ना, वो टेंस होता है, और उसका हिंदी काल होता है ना। टाइप्स आप सभी जानते हैं। टेंस ब्रॉडली डिवाइडेड है 3 टाइप्स में। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। ये हमें सभी को पता है। टेंस के 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये इतनी बातें पता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत, फ्यूचर भविष्यत। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस की 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग वो टाइम, वो वक्त, वो काल, जिस वक्त पे कोई काम हो रहा है, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
ये 3 इतने ही नहीं है, इनके भी आगे 4 टाइप्स हैं इंग्लिश ग्रामर में। चलिए, तो टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से हैं? तो आता है सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक उसी तरीके से जैसे प्रेजेंट टेंस के ये 4 हैं, ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी 4 होते हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे तो आप अच्छे समझ रहे होंगे। पास्ट टेंस में सबसे पहला जो आएगा वो होगा सिंपल पास्ट, दूसरा जो आएगा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा जो आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट, और जो लास्ट आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स, पास्ट के 4 सब टाइप्स, ठीक ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 हैं। कौन कौन से वो भी हम लोग देख लेते हैं। इधर यहाँ स्पेस है हमारे पास। फ्यूचर टेंस के जो 4 हैं सब टाइप्स वो हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाम एक जैसे हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, नाम इनके एक जैसा। नाम याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ लोग नाम अलग थोड़ा पढ़े होंगे, लाइक सिंपल प्रेजेंट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कई बुक्स लिखती हैं ऐसा, तो इनके ये एक सेकंड नेम है, अलाइस इनके कह सकते हैं हम लोग, दूसरे नाम हैं इनके। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के सेकंड नेम है। ठीक वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के भी दूसरे नाम हैं। ये नाम क्या है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। मैं यही लिख देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और ठीक वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं भी किसी और बुक में आप नाम पढ़ते हैं कोई और, तो ऐसा नहीं कि मतलब दूसरी पब्लिकेशन की बुक में गलत लिखा हुआ है ऐसा मान के बैठ जाना है कि नहीं भाई वो पब्लिकेशन तो एकदम वाहियात है, वो तो एकदम ख़राब है, उसमें गलत गलत नाम लिख देता है। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया या प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, ऐसा नहीं है। नाम इनके हैं। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट के नाम अब तक तो मैंने जितने पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ी हैं उनमें नहीं देखी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी है भी नहीं। ठीक वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी नाम नहीं हैं। तो ये टोटल आप समझ सकते हो ये 12 सब टाइप्स हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हर एक सब टाइप का जो जनरल यूज होता है वो, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो, और ओरली मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं ट्रांसलेट करने के लिए जो हिंदी में जो वाक्य होते हैं, जो हिंदी में सेंटेंसेज होते हैं, उनको कैसे पहचाने, जनरली जनरल फॉर्मूला, जनरल तरीका, जनरल ट्रिक कह सकते हैं हम लोग उसको, कि कैसे पहचान लेंगे कि हाँ अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है तो ये कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या कोई और। वो पहचानने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा
वो आप वीडियो के साथ देखते चलें और नोट कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं जैसे पहले ही बताया मैं इस पर वो लिखूंगा नहीं, मैं ओरली बताऊंगा उसको। तो हम लोग चलते हैं, इसको इरेज करना होगा पहले। सबसे पहला जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी में। तो आप भी कहोगे सर जानबूझ के वीडियो लंबा कर रहे हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, तो इसलिए बिना वैसा कोई काम किए हुए समझते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जिसका दूसरा नाम आपको मैंने अभी बताया, कई बुक्स में लिखा रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहाँ यूज होता है ये? तो ये यूज होता है जब आपको एक्सप्रेस करना हो अपनी हॉबी को, जब एक्सप्रेस करना हो हैबिट्स को, जब एक्सप्रेस करना हो हैबिचुअल एक्शंस को, या एक्सप्रेस करना हो यूनिवर्सल ट्रूथ को, है ना। जब हॉबी हो, हैबिचुअल एक्शन हो, हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इन चीज़ों को जब एक्सप्रेस करना हो, आप सीधे सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस में उस सेंटेंस को बोल सकते हो। सेंटेंस जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लाइक हॉबीज तो आप सभी समझते हैं, हैबिट्स आदतें आप जान रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, यूनिवर्सल ट्रूथ वो ट्रुथ्स होते हैं, वो बातें होती हैं जो सबके लिए सच है, वन एंड ऑल सबके लिए। ऐसा नहीं कि कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास ग्रुप के लिए सच है और दूसरे ग्रुप के लिए गलत हो जाए, तो वैसा नहीं। वैसी बात है जो सबके लिए सच, एक वेरी लार्ज कम्युनिटी के लिए जो बात सच हो जाती है उसे हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, यह सच है, ये इस पूरी धरती का सच है। धरती छोड़ के किसी और प्लेनेट पे जाएंगे जिसका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट ना होकर ईस्ट टू वेस्ट होता हो तो शायद वहाँ सच बदल जाए, लेकिन जब तक आप धरती पर रहेंगे और जब तक धरती रोटेट करेगी वेस्ट टू ईस्ट, तब तक वो सच रहेगा कि भैया सूरज जो है वो पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरीके की जो सच्ची बातें हैं, झूठ वाली नहीं, सच्ची बातें जो हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा सच होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो चलिए यूज तो कर लेंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे सेंटेंस? सेंटेंस को बनाने के लिए जिस ढांचे की ज़रूरत होती है हमें, स्ट्रक्चर जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसको भी समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस के लिए अलग अलग आएंगे, लेकिन जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको सभी बुक्स में देखने को मिल जाएगा वो होता है सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जनरल असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनके लिए ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पे मैं बता दूँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और V5 बनाते कैसे हैं? तो जब हम लोग V1 में S या ES को ऐड करते हैं तो वो जो वर्ब है वो V5 बन जाता है। अब यहाँ पे ना कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं बात सिंगुलर की कर रहे, लगा रहे S या ES हैं। तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, शायद यहाँ बोर्ड शाइन कर रहा है आपका, कोई नहीं, मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ इसका स्ट्रक्चर का। देखिए V प्लस 1 प्लस S और ES इज इक्वल टू V5, ये ठीक है। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बात तो सर सिंगुलर का कर रहे हैं, एक पुरुष का कर रहे हैं, लगा S या ES रहे हैं। तो देखिए S या ES का यूज़ प्लूरल बनाने के लिए करते हैं हम लोग, लेकिन वो वर्ब के साथ नहीं होता है, वो होता है नाउन के साथ। किसी नाउन को, किसी सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ S या ES को ऐड कर देंगे। लेकिन जो वर्ब होता है ना, गो, प्ले, ईट, सिंग, डांस, ये जो एक्चुअल वर्ड्स आप पढ़ते हो जो V1 फॉर्म के हैं, ये प्लूरल फॉर्म में है।
इनको जब सिंगुलर बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस को ऐड कर देते हैं और V5 बनाते हैं। V5 जो है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5 लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो V1 लगाएंगे। यहां लिख देता हूं, इफ सब्जेक्ट इज I, you or plural, then V1 is used। अब ये समझने वाली बात है, सब्जेक्ट के तौर पे अगर I आए, मैं, यू आए, आप या आप लोग भी होता है, तो इसके साथ भी हम लोग V5 नहीं V1 का यूज करते हैं। तो I, यू या इन दोनों के अलावा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आए उसके साथ हम लोग V1 यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं उनके लिए सेंटेंसेज जो हैं वो ऑब्वियसली या तो हॉबीज या तो हैबिट्स या फिर हैबिचुअल एक्शंस या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स को डिनोट कर रहे होंगे, है ना। तो वहाँ से समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया बेसिक। स्ट्रक्चर्स की ही अगर हम लोग बात कर ले सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो स्ट्रक्चर्स के भी अलग अलग फॉर्मेट हैं जिसको कि हम लोग फटाक से इसको इरेज करके समझेंगे कि और कौन कौन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं। तो देखिए, एक तो वो सबसे पहला जो है उसको मैं फिर से लिख लेता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का है। ये जो है ये अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव भी हमें ले ही लेना चाहिए फटाक से। तो निगेटिव में अगर हम लोग आएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या DOES डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार स्ट्रक्चर याद है, सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग गलत कर देते हैं। ऐसे लिख देंगे, लिख रहे हैं राम डजंट ईट मैंगो, लिख देंगे राम डज नॉट ईट्स मैंगो। इस तरीके से लिख देते, ये वाला मिस्टेक कर देते हम लोग, V1 की जगह V5 लगा देते। तो इससे बचना होगा, यहाँ समझना होगा, V1 लगाना है, V5 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है वो भी देखिए इधर, डू प्लस V1 इज इक्वल टू V1, डज प्लस V1 इज इक्वल टू V5। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज का यूज करना है सिंगुलर में, प्लूरल है तो डू का यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सिंगुलर में डज का यूज किया, डज प्लस V1 V5 हो गया। आपको दोबारा ऐसे डज प्लस V5 जैसा यहाँ लिखा गया है ये लिखने का ज़रूरत नहीं है ना। हेलमेट के ऊपर से हेलमेट हम लोग नहीं पहनते ना, एक चश्मे के ऊपर दूसरा चश्मा नहीं पहनते। तो यहाँ डज जो है ये ऑलरेडी आके इसको सिंगुलर बना रहा है, तो यहाँ दोबारा V5 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा गलत है, ब्लंडर है ये। ऐसे मिस्टेक्स से बचेंगे, नहीं तो ऐसे मिस्टेक्स जो हैं वो आपका नंबर ले जाते हैं एग्जाम में। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको ध्यान तक नहीं आएगा कि आपने ऐसी गलती की है, लेकिन जिसको नंबर काटना है ना, जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहा है उसको पता है, वो आपका नंबर उड़ा देगा। तो ऐसी गलतियों से बचेंगे, ऐसी गलतियों से बच के रहना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर निगेटिव का था। उसके बाद इंटरोगेटिव में भी आ जाते हैं हम लोग। तो इंटरोगेटिव में जब हम लोग आएंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर दो टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। पहला होता है यस नो इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव क्या होता है? यस नो इंटरोगेटिव वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनके आंसर्स सिर्फ यस या नो में आते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा, यस और नो इंटरोगेटिव। जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर यस या नो में होंगे। तो इनका स्ट्रक्चर भी आसान होता है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना मेरा, इसको उठा के सबसे पहले डाल देंगे, ठीक है। इसको बड़ा बना देना है,
सबसे आगे ले आकर लाइन में खड़ा कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, वर्ब 1 को पीछे, ऑब्जेक्ट बेचारा सबसे अच्छा बच्चा है, सबसे लास्ट में रहता है हमेशा, ऐसे लगा देना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये हो गया यस नो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है WH वर्ड, ये यस नो इंटरोगेटिव का बड़ा भाई है। WH इंटरोगेटिव लिखते हैं, WH इंटरोगेटिव, ये क्या है, यस नो इंटरोगेटिव का बड़ा भाई। तो ये क्या करता है, बोलता है नहीं मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आऊँगा। तो ये क्या करता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है, बस अपना WH वर्ड लेके यस नो इंटरोगेटिव के पहले आके खड़ा हो जाता है। बाकी ये सारा का सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। पीछे से छोटे वाले भैया जो हैं यस नो इंटरोगेटिव वाले, ये आके लग जाएंगे लाइन में, और इस तरीके से WH इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इतना जानना है। ये क्या है, ये टेंस है। ये तब हो सकता है ना जब आपको अच्छे से पता हो इंग्लिश, लेकिन जो बेसिकली लैक करते हैं, आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं टेंस में। उनको आप हिंदी के सेंटेंसेस दे दीजिए, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इंग्लिश में। रीज़न क्या है, वो पहचान नहीं पाते उन सेंटेंसेज को कि वो सेंटेंस है किस टेंस का। आखिर वो जो हिंदी का वाक्य है उसको किस टेंस में लेके रखें हम, सिंपल प्रेजेंट में लेके रखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लें, और ले भी तो कैसे लें, टीचर पूछ दिया कैसे चुन लिए, तुमको कैसे पता चला, फ़ोन किया था तुमको क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं भैया, हमको उसी स्ट्रक्चर से बना दीजिए, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं, नहीं हम फ्यूचर के हैं, पता कैसे चलेगा। तो देखिए ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं, कुछ ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह जो हैं उनमें एक तरीका बताया गया है वाक्यों को पहचानने का तरीका। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तरीका ये है कि सबसे पहले तो जब बात हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो जनरली जो सेंटेंसेज होते हैं ना उनके एंड में, लास्ट में हैं, हूँ या हो लगा रहता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेज में उसमें अगर ये सिंपल प्रेजेंट वाला हो तो उस हैं हूँ हो के ठीक पहले जो वर्ड होगा वो ता ते ती से एंड हो रहा होगा, या तो ता लगा होगा या फिर ते, नहीं तो फिर ती लगा हुआ होगा, उससे एंड कर रहा होगा। जैसे हिंदी में फिर से ये राम वाला भागा हुआ है, फिर राम आम खाता है, ता लगा हुआ है। हम लोग बाजार जाते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, ताते थे। इस तरीके के सेंटेंसेस लगे हुए बने हुए होते हैं जिसमें हैं हूँ हो, जो सेंटेंस का एंडिंग पार्ट होता है उसके ठीक पहले ताते थी लगा होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और फिर अगर आपको एक बार ये पता चल गया तो डिक्शनरी का यूज कीजिए, भारी भारी वर्ड्स आ रहे तो वहाँ से इंग्लिश देखिए, उसको रट्टा मारिए, याद कीजिए, स्ट्रक्चर्स को समझे रखना है, इंग्लिश में उसको तुरंत ही चेंज कर देना है ना। और ये जब आप अच्छे से करने लगोगे, रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे, तो धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। तो मैंने बताया था मैं उसको नोट नहीं करने वाला, पहचान जो मैं बताऊंगा वो आपको खुद से देखना होगा। ठीक है, आपने नोट किया तो ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हैं हूँ हो के पहले ताते ती लगा रहा अगर, तो सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सामान्य वर्तमान काल का होगा। उसको बदलने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एफर्मेटिव का जो है हमारा स्ट्रक्चर है। इधर बाकी जो दूसरे स्ट्रक्चर्स मेनली यूज किए जाते हैं वो लिखे हुए, इसको देख लेंगे हम लोग। एंड दैट इज इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक थोड़ा सा ग्लिच लेके आ रहा हूँ मैं वीडियो में, ताकि ये बोर्ड वगैरह जो है वो साफ हो जाए, और उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो बोर्ड तो हो गया साफ। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में। हिंदी होता है इसका तात्कालिक वर्तमान काल, जैसा इसका नाम है तात्कालिक, जो अभी तत्काल में चल रहा है, वैसा कोई भी एक्शन जो अभी परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, पीछे कब स्टार्ट हुआ आपको मतलब नहीं है, मुझे मतलब नहीं है, जो भी उस सेंटेंस को पढ़ रहा है, जो भी उसको बनाने जा रहा है, उसको मतलब नहीं होना चाहिए। सेंटेंस कब स्टार्ट हुआ ना पता है ना पता करना है, सेंटेंस कब खत्म होगा ना पता है ना पता करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी चल रहा है कि नहीं।
वैसा कोई भी एक्शन जो अभी अभी करेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म हो रहा है, वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्काल में जो काम चल रहा है वो आएगा तात्कालिक वर्तमान काल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है ना, वैसे ही पहचानने का तरीका है। ठीक है, बता देता हूँ हिंदी में भी कैसे। प्रेजेंट टेंस है तो सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो लगा रहेगा, और उसके ठीक पहले रहा, रहे और रही, इन तीनों में से कोई एक लगा रहेगा। उससे आप पता कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स की बात करें, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, तो अफर्मेटिव में, मैंने इसको लिख के छोड़ देता हूँ इधर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, और इसके अंदर दो आते हैं ना, यस नो और WH वर्ड, इधर ही लिखते जाना है बस। ये टेम्पलेट तैयार हो गया मेरा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इज का यूज कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज, आई हो तो एम, यू हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर यूज कर लेंगे। बड़ा सिंपल सा चीज़ है ये, है ना। स्ट्रक्चर हमारा इधर, ये सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, और आई रहे आई तो एम, है ना। याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। V4 क्या होता है, तो V1 में जब आप ING को ऐड कर देते हो तो हो जाता है वो V4। कई सारी बुक्स में, स्ट्रक्चर्स में आपको V4 की जगह V1 प्लस ING दिख जाएगा। कई सारे टीचर्स बच्चों को इजीली समझ में आ जाए इसलिए उसको V1 प्लस ING लिख देते हैं, तो दैट इज करेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट नेगेटिव में आएंगे, आप अच्छे से जान ही रहे होंगे इसका क्या होगा। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बस। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया इंटरोगेटिव। यस, आपको पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के सबसे पहले आ जाता है यस नो इंटरोगेटिव में, तो यहाँ हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और भैया जी क्वेश्चन पूछने आ रहे इसलिए क्वेश्चन मार्क, इधर सभी में लगता है फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन पूछने आते हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, यस नो का बड़ा भाई है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, बाकी फिर यस नो वाला सारा चीज। इज, एम, आर, एक्स हो गया, ARER प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, है ना। अगला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप लाइन पे बने रहो बस ऐसे ही, वीडियोस को स्किप मत करना, और इसको नोट करना है तो नोट कर लो, मैं फटाक से मिटा रहा हूँ इसको बस अभी। आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंजेस क्या क्या लाने हैं वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर्स को याद करना जो है वो काफ़ी आसान है, रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको ना बस सिंपली समझ लेना है। मैं बताता हूँ प्रेजेंट के बाद ना, मैं बताता हूँ आपको कि आप कैसे याद कर सकते हो। मैंने तो एक ही सेंटेंस से याद कर लिया उसे, जब मैं याद कर रहा था तो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल इसका हिंदी होता है, और इसमें क्या होता है ना कि काम अभी अभी कंप्लीट हुआ होता है, एकदम प्रेजेंट टाइम के ठीक पहले काम कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है, तो और इसको पहचानते कैसे हैं, तो जो सेंटेंस होता है हिंदी वाला, जो वाक्य होता है उसके लास्ट में है, हूँ, हो तो लगा ही रहता है, उसके ठीक पहले चुका, चुके या चुकी लगा रहता है, उससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, लाइक बच्चे खेल चुके हैं, मैंने होमवर्क बना लिया है टाइप का भी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही आता है, लेकिन वो स्पेशल केसेस हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना होगा। बाकी तो ज़्यादातर सेंटेंसेस जो आते हैं उनमें चुका, चुके, चुकी लगा रहता है, वहाँ से आप समझ सकते हो। स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो है हैज़ और हैव,
जो वर्ब का फॉर्मेट यूज़ होता है वो है V3, जो कि आपको पता होगा, गो वेंट गॉन, गॉन V3 है, प्ले प्लेड प्लेड V3 है, रेड रीड रेड रेड V3 है। तो वो V3 का जो फॉर्मेट है वो हैज का यूज हम लोग करेंगे, आप समझ रहे हो अच्छे से। सिंगुलर के लिए हैव का यूज करेंगे आई के लिए, यू के लिए, या प्लूरल वर्ब के प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव का यूज होगा आई के लिए, यू के लिए, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। इसको आप इजीली यहाँ से समझ सकते हो। निगेटिव में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको कुछ नहीं करना होता है निगेटिव बनाने के लिए, बस लिटरली कुछ नहीं करना है। बस क्या करिए, अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट कीजिए, और जैसे ही आपको दिखे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थोड़ा सा एक मिर्च मसाला जो है वो नॉट का मिर्च मसाला लगा देना है, एक नॉट वर्ड को ऐड कर देना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इधर आने में भी बताया मैंने आपको, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सबसे पहले डाल देना है और ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, बाकी सब कुछ सेम, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। यहाँ ही पता आपको WH वर्ड यूज करेंगे पहले, फिर बाकी जो भी है वो सारी चीज़ें सेम ही रह जाती हैं, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव, यस नो और WH वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। कैसे पहचाना ये मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर्स चारों फॉर्मेट में इधर ही लिखे हुए हैं, बाकी को भी बता दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे आते हैं वाक्य। हैज का यूज कब करना है, हैव का यूज करना है कब, ये बता ही दिया। हालांकि फिर भी अगर डाउट हो, ऐसा होना चाहिए इसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन लेकिन जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट करो, कमेंट करके पूछो कि ऐसा क्यों नहीं है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि काम कंप्लीट हो गया, अगर कंप्लीट हो गया तो फिर प्रेजेंट क्यों, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन जो एक्चुअली एक जेन्युइन क्वेश्चन होता है, वो मैं उम्मीद करूंगा कि कमेंट में मुझे दिखेगा। और ऑब्वियसली वही लोग पूछेंगे जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा, और यहाँ तक देख लिया आपने तो बस एक टॉपिक और, उसके बाद एंड करते हैं हम लोग। फिर अगले पार्ट में पास्ट टेंस को लेके आएंगे, फिर उसके अगले पार्ट में फ्यूचर टेंस को भी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप बोर हो जाओगे, है ना। एंटरटेनमेंट वाला वीडियो तो है नहीं, प्रैंक तो इधर चल नहीं रहा। साइंस में भी थोड़ी सी मस्ती हो जाती है फॉर्मूलाज वगैरह के चक्कर में, इधर तो स्ट्रक्चर बोर कर रहे हैं, है ना। तो आ जाएंगे पास्ट और फ्यूचर की भी वीडियोस तुरंत ऐसे 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 एकदम आ जाएंगी। ज़्यादा लेट नहीं लगाऊंगा मैं, जैसा मैं जनरली कर देता हूँ अपने अगले पार्ट को लाने में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं हम लोग, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इंटरेस्टिंग इसलिए जाएगा क्योंकि बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। सेंटेंस अच्छा इसलिए है क्योंकि होता क्या है इसमें कि जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो स्टार्ट होता है पास्ट में कभी, जो कि बाकायदा टाइम उसका मेंशन किया गया रहता है ज़्यादातर सेंटेंसेस में। पास्ट में कभी स्टार्ट होता है ये काम, और उस वक्त से लेके प्रेजेंट तक लगातार होते आ रहा होता है, कंटिन्यूड होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक होते आ रहा है लगातार, वैसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई भी हिंदी का सेंटेंस पढ़ें और उससे ऐसा आपको एहसास हो, भनक लगे कि भाई ये काम तो पास्ट में स्टार्ट हो गया था और तब से लेके अभी तक होते आ रहा है, तो उसको फटाक से डाल दीजिएगा इस कैटेगरी में, ठीक है। ज़्यादा लेट नहीं लगाना, नहीं ज़्यादा लेट लगाइएगा गलत स्ट्रक्चर लगेगा, गलत इंग्लिश बनेगा, ब्लेंडर पे ब्लेंडर होते जाएगा। तो यहाँ देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आता है जो हमारा अफर्मेटिव का होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, जो कि आपको अच्छे से पता है हैज कहाँ लगाना है, हैव कहाँ लगाना है, प्लस बीन प्लस V4। पिछले वाले में था V3, यहाँ पे है V4, ये समझना है। V1 प्लस ING, V4 जो होता है वो प्लस ऑब्जेक्ट।
जनरली ना आपको ज़्यादातर बुक में यहाँ पे के बाद ख़त्म हो जाता है, बुक्स नहीं लिखती हैं, सोचती छोड़ दो, गधे हैं, क्या ही करना है बता के। लेकिन आप देखो, समझो इसके आगे क्या होगा। इसके बाद होता है सिंस या फॉर प्लस 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 एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, मैं देख रहा था बोर्ड पे दिख रहा है उधर की नहीं वीडियो में आपको। तो यस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीइंग प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। हैज का यूज जब सिंगुलर हो, हैव का यूज जब आई या फिर यू या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब यूज करेंगे हम लोग। सवाल यहाँ आता है, व्हाट इज दिस सेंस फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब पढ़ते वक्त आप समझोगे, नहीं समझोगे तो जब एडवर्ब का वीडियो आएगा तो आप समझ लीजिएगा। अभी मैं बता देता हूँ वो पार्ट सेंटेंस का जो टाइम को डिनोट करता है, जो टाइम के बारे में बात करता है, जो टाइम को बताता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ जो सेंटेंसेज आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, लाइक राम आम खाता है वाला तो जानते हैं आप, तो मैं उसी को चेंज कर रहा हूँ। राम 2 घंटे से आम खा रहा है, तो जो वक्त की बात कर रहा है सेंटेंस का जो पार्ट 2 घंटे से, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, और इस पे डिपेंड करेगा कि क्या लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ना 2 तरीके का आ सकते हैं, या तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकते हैं या फिर वो पीरियड ऑफ टाइम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो, या तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम या फिर होगा पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है। हम लोग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं बात करूंगा ना अगर टाइम की, तो मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करूंगा कि मैं पिछले 10 मिनट से वीडियो बना रहा हूं, पिछले 20 मिनट से वीडियो बना रहा हूं, पिछले 10 सालों से वीडियो बना रहा हूं, पिछले 50 सालों से वीडियो बना रहा हूं। वैसे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो भी मैं बात करूं वो मैं बात करूंगा पीरियड ऑफ टाइम में। यहाँ क्या होता है कि अभी करंट प्रेजेंट के टाइम से एक फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो कवर्ड होता है ना, फिक्स्ड डिस्टेंस कि हाँ 5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, इस तरीके का बात होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है ना कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है हमें कि किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, किस डेट से, कितने बजे से, किस साल से ये काम हुआ। जैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ हमें अपना पता है, बर्थडे तो सबको पता है, तो वो जो बर्थडे है ना, हम बोले कि गांधी जी 2 अक्टूबर से जी रहे थे, तो 2 अक्टूबर इज ए स्पेसिफिक डेट, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। या वैसे ही मैं अपने बर्थडे की बात कर लूं, आपके बर्थडे की बात कर लूं, है ना, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पता है कि हाँ आपका लाइफ का बिगिनिंग किस पॉइंट से हुआ। लेकिन अगर ऐसे बोलें कि मैं 10 साल का हूं, आप क्या करोगे, अभी का 2022 से 10 साल घटा दो, 2012 में चले जाओगे, 2012 में। आपको लगेगा ले मास्टर साहब 2012 में बोल रहे पैदा हुए, मैं बोलूँ मैं 20 साल का हूँ या मैं 20 साल से जी रहा हूँ, तो आपको लगा 2002 में हुआ, है ना। अगर ये 20 साल वाली बात मैं 2018 में करता तो आपको क्या लगता कि मैं 1998 में पैदा हुआ। ये 20 साल वाली बात आप जब वीडियो देख रहे हो सकता है वीडियो का 4 साल बाद देखो, 2026 में देखो, तो आपको क्या लगेगा, सर का जन्म 2006 में हुआ। क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम में जब हम लोग बातें कर रहे हैं ना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो चेंज होते जा रहा है। सीधा साधा सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, मान लो पढ़ाई कब कर रहे हो, शाम में, जब आपको पता है कि पापा का ऑफिस से आने का टाइम हो गया है तब। अब आपने पढ़ाई करनी चालू कर दी थी, लेकिन हुआ ये कि पापा उस वक्त पे आए नहीं, पापा आधे घंटे बाद आए, आधा घंटा हो गया था आपके पढ़ते पढ़ते। पापा आए, पापा ने मम्मी से पूछा कब से पढ़ रहे हैं सब, मम्मी बोली 10 मिनट से। अब बताओ क्या होगा आपका, आप पढ़ रहे हो आधे घंटे से, आपने पढ़ना स्टार्ट किया मे भी मान लो 8 बजे से, अभी 8:30 या 8:45 हो रहे हैं, मम्मी बोली 10 मिनट से। तो
पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रहा ना, आपने कितने बजे से स्टार्ट किया पढ़ाई करना। मैं बोलूं कि मैं पिछले 4 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं ये बात 10 बजे बोलूं तो पिछला 4 घंटा कितने बजे से हो जाएगा, 6 बजे से। अगर मैं ये बात 11 बजे बोलूं कि मैं पिछले 4 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा काम कब से स्टार्ट हुआ, 7 बजे से। ये बात 12 बजे बोलूँ तो 8 बजे से, 9 ही बजे बोल दूँ तो फिर उधर 5 बजे हो जाएगा। जो स्टार्टिंग टाइम है, जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जिस टाइम से काम स्टार्ट हुआ ना, वो पता नहीं चलता पीरियड ऑफ टाइम में। और ऐसे केस में हम लोग लगाते हैं फॉर। जो फॉर का यूज है, ये जो फॉर है, इसका हम लोग यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए, ठीक है। और सिंस का यूज करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम आप समझ गए होंगे, एग्जैक्ट डेट, 8 बजे से पढ़ रहा है, 6 बजे से वीडियो बना रहे हैं, 2015 से पढ़ रहे हैं, 2018 से इस शहर में रह रहे हैं। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डे, ठीक है। एग्जैक्ट पता होगा कि काम कब से स्टार्ट हुआ, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। 10 साल, 20 साल, 5 दिन, 10 दिन टेन्योर्स देगा तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है वो। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। खैर, डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं बार बार ये बातें आपको बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट पढ़ेंगे, जवाब जरूर देंगे हम आपको। अगले में आते हैं नेगेटिव में। ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। ये ऐसे हो गया। इधर आते हैं, इधर में ये सिंस या फॉर प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम लिखना तो नहीं चाहता मैं, लेकिन लिख दूंगा, नहीं तो आप फिर गलत नोट कर लोगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या करना है, यस नो इंटरोगेटिव में जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के पहले ला देना है। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। क्वेश्चन मार्क देना ना भूला, इसकी पहचान है वो। WH वर्ड में क्या करेंगे, WH वर्ड लगा देंगे और उसके बाद जो मेरा यस नो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम टू सेम, कोई चेंज किए बिना कॉपी कर देंगे। ये इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रक्चर्स देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता दिया आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता दिया। टेंस का इंट्रोडक्शन और जनरल बातों में थोड़ा वक्त ज़्यादा चला गया, इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग। लेकिन आई प्रॉमिस इसका पास्ट टेंस और इसका फ्यूचर टेंस दोनों जल्दी आएगा, विद इन अ वीक आएगा। और डाउट्स हो कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरीज जरूर दूर की जाएंगी। वो रिटर्न रिप्लाई के थ्रू कर दी जाएं, या फिर आपको एक उस क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बना दिया जाए, शॉर्ट वीडियो बना के किया जाए, लेकिन वो उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर जाएगा आपको, या मैं अश्योर करता हूँ आपको। इस चैनल पे आपके हर कमेंट का, हर क्वेरीज का रिप्लाई जाएगा। कमेंट और क्वेरीज आपके स्टडी से रिलेटेड होनी चाहिए ऑब्वियसली। जनरल क्वेश्चंस या दूसरे आउट ऑफ द ट्रैक वाले क्वेश्चंस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। और एक सर हैं, शत्रु सर, उनकी वीडियोस आ रही हैं इस चैनल पे, जो जनरल कंपटीशन, कुछ खास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लाइक अभी बिहार पुलिस की वीडियोस डाल रहे हैं वो, जिनको क्लियर करना आसान है, लेकिन कुछ
कमियां रह जाती हैं, छोटी मोटी कमियां, ज़्यादा बड़ी बड़ी कमियां नहीं रहती हैं, छोटी मोटी कमियां, उनके कारण ना क्लियर नहीं हो पाती वो एग्जामिनेशंस। तो वो कमियां कैसे दूर करनी है ना, वो समझा रहे हैं उन वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं डालूंगा, एक वीडियो की तो लिंक जरूर डालूंगा मैं उनमें से। वो या आप में से कोई हैं ऐसे जो कोई नई आइडियाज़ देना चाहते हैं चैनल से रिलेटेड, चैनल को कोई नया नाम, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि उसको अगर हल्का फुल्का चेंज कर दूँ, पूरा नहीं, पूरा उसको नहीं बदलना, हल्का फुल्का अगर मैं चेंज करूँ उसको, तो चैनल का कोई नया नाम या कुछ नया सजेशन कि चैनल पे आपको ये करना चाहिए, ये नई चीज़ें डालनी चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कीजिए। और हमारी कम्युनिटी पोस्ट इनेबल्ड हो गई है, थैंक्स टू यू। हम लोग रेगुलर पोस्ट डालते हैं, आपसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट अगर आप तक पहुंच रही है तो उस पर भी थोड़ा सा प्यार बरसा दीजिएगा उस पर भी। इस वीडियो पे भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा प्यार करेंगे, कमेंट कर देंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आपके लाइक कर देंगे वीडियो को अगर आपको पसंद आ जाए तो ऑब्वियसली, और शेयर कर दीजिएगा पसंद ना भी आए तो, क्योंकि शायद दूसरों को शेयर पसंद आ जाए, उसको अगर टेंस का ज़रूरत हुआ तो मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एक लाइन का लिंक होता है, ज़्यादा डाटा नहीं खाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज दैट इज़ द थिंग विच मोटिवेट्स अस। व्हेन वी सी the number of subscribers is rising, we get motivated, we start thinking the new ways to reach you, we start thinking the new ways to motivate you as a return gift. So please keep motivating us, we will keep motivating you, keep educating you, and we will begin this journey together and enjoy it very happily. Thank you very much.